नमस्कार सभी को, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है साहब, तो आज जो हम बच्चों पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोमॉर्फिज्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों, जो हमारा टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आईआईटी और नीट के अंदर कि यार आइसोमॉर्फिज्म आपको कंपाउंड्स दे दिए और आपको बताना है यार इन दोनों कंपाउंड में से या चार ऑप्शंस में से कि कौन सा कंपाउंड आयनिक है अपना। ठीक है सर, तो बात कर लेते हैं अपन पहले इसकी डेफिनेशन की कि अब बोलता क्या है साहब ये। तो जो हमारे डिफरेंट आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, पहली बात तो आयनिक कंपाउंड होते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ये हम जब भी हम डील करेंगे जिन एग्जांपल के साथ वो आइसोमॉर्फस आयनिक कंपाउंड होंगे हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होगा ना, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। जैसे मान लीजिए क्रिस्टलाइन वाटर, जैसे CuSO4.5H2O, ठीक है, या फिर ऐसा ही ZnSO4.5H2O, ऐसा कुछ आ जाए। ऐसे ZnSO4.7H2O होता है, FeSO4.7H2O होता है एंड MgSO4.7H2O होता है। ये तीन तो क्या होता है? आइसोमॉर्फस हो गए, लेकिन CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, तो इन आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि आपसे पूछ लिया गया कि यार ये आपके पास ऑप्शन है कि आपको इनमें से बताना है कि आइसोमॉर्फिज्म कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपन CuSO4.5H2O। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको और आगे अपन डील करेंगे सीधा। तो दूसरा हो गया अपना ZnSO4.7H2O, ठीक है, FeSO4.7H2O। अब बात कर लेते हैं MgSO4.7H2O। अब क्या होगा? ऑप्शन दिए होंगे कि 1, 2 आर आइसोमॉर्फिज्म, 2, 3 आर आइसोमॉर्फिज्म, 2, 4 आर आइसोमॉर्फिज्म, या फिर 2, 3, 4 आर आइसोमॉर्फिज्म। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2, 3, 4 आर आइसोमॉर्फिज्म। मतलब ZnSO4.7H2O, FeSO4.7H2O और MgSO4.7H2O आर क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? ये आइसोमॉर्फस है एक दूसरे के। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं अपन कंडीशंस क्या क्या होती है आइसोमॉर्फिज्म की। ठीक, तो बच्चों बात कर लेते हैं कि यार कंडीशंस क्या होती है कि आइसोमॉर्फिज्म होगा कि कोई कंपाउंड दो आपको आयनिक कंपाउंड दे दे कि वो आइसोमॉर्फिस कैसे हैं। ठीक है साहब, तो पहली कंडीशन जो बोल रहा है कि बोथ आयनिक कंपाउंड शुड हैव सेम नंबर ऑफ आयंस। मतलब क्या होना चाहिए कि नंबर जो आयंस का होगा, जितने नंबर ऑफ कैटायन है उतने ही नंबर ऑफ कैटायन होने चाहिए दूसरे कंपाउंड के अंदर भी, और इस कैटायन के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के अंदर होने चाहिए। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए NaCl और NaCl ले लिया और अपन ने ले लिया, कौन सा ले लिया? कोई सा भी कंपाउंड ले लीजिए, मान लीजिए जैसे NaBr ले लिया अपन ने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर सेम हो गए, लेकिन Br और Cl के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गए। तो ये क्या नहीं है? आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं बोथ कैटायन एंड एनायन शुड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो एनायंस होंगे, एनायन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होना चाहिए, कैटायन के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। कैटायन कैटायन के बीच में डील करेंगे अपन और एनायन एनायन के बीच में डील करेंगे। इसको अपन जो पहला पॉइंट है उसको वापिस से समझते हैं। ठीक है साहब, अब पहला क्या कंपाउंड बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ आयंस होने चाहिए। सोडियम मैग्नीशियम एक एक है। ठीक है साहब, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है साहब, अब 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए मैं आपको वो भी समझा देता हूं कि जो सोडियम है वो 11वें नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, तो 11वें नंबर का एलिमेंट है तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, अब जो 3s1 है तो यहाँ पे क्या हो गया? एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक +1 चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो गया? उड़ गया, तो ये खत्म हो गया। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे भाई साहब 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हो गया? मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज हो गया। +2 चार्ज हो गया तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब 3s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन इस भाई साहब के, 10 इलेक्ट्रॉन इस भाई साहब के। अब फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। ठीक है ना सर, अब -1 चार्ज है तो ये क्या है? फ्लोरीन का नंबर क्या है? 9 और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन के अंदर भी क्या होगा? ऑक्सीजन का 8 है। ठीक है, अब 8 के अंदर 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। भाई साहब के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, भाई साहब में भी 10 इलेक्ट्रॉन है,
इन फ्लोरीन भाई साहब 10 और ये भाई साहब 10, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमॉर्फिज्म हुए कि नहीं हुए, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं अपन NaNO3 और MgCO3 की। अब जो NaNO3 है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, MgCO3 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है साहब, समझ में आ गया। ये क्यों Mg+2 है, क्योंकि जो H2CO3 होता है जनरली, जब H2CO3 की बात करें तो H2 को हटा के मैंने मैग्नीशियम लगा दिया तो +2 चार्ज हो गया, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे Na है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -1 चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे +1 चार्ज आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 ठीक है साहब। नंबर ऑफ एनाइंस, ठीक है, अब यहाँ पे कितने हैं, 7 इसके अंदर हो गए, और 8 मार्च 16 24 इसमें हो गए, ठीक है, 24 इसमें हो गए, और 6 इसमें हो गए, -2 लगा दिया, हो गए बराबर, ठीक है साहब। बच्चों समझ में आ गई कैलकुलेशन, अगर नहीं आई हो तो मुझे बताइएगा, सिंपल है, आप लोग इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिएगा Na के और NaNO3 के, Mg और CO3 के, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन लिखोगे सेम आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म हो गए एक दूसरे के। अब बात कर लेते हैं अपन Na2SO3 और MgCO3 की। अब पहला पॉइंट आप वापस से पढ़िए, बोथ आयनिक कंपाउंड शुड हैव सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अब कैटायन यहाँ पे चेक करो, Na2 और मैग्नीशियम का 1 है, तो ये कभी आइसोमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं क्या, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आयंस का नंबर ही अलग हो गया। जब आयंस का नंबर ही अलग हो गया तो किस बात का आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है सर। अब दूसरी कंडीशन के साथ अपन डील करते हैं, तो दूसरी जो कंडीशन है उसके एग्जांपल अलग अलग है। ये बच्चों बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे अपन आगे की एग्जांपल्स की, ठीक है। अब बात करते हैं आयनिक स्ट्रक्चर विथ हैव सेम क्रिस्टलाइन वाटर। मतलब क्या बोल रहा है, मैंने आपको बोल दिया ब्लू विट्रियल, फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5H2O, ठीक है साहब। इसको क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन व्हाइट विट्रियल। व्हाइट विट्रियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाइट विट्रियल का फॉर्मूला हो जाएगा अपना ZnSO4.7H2O, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन एप्सम सॉल्ट की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4.7H2O, और एक जो अपना कंपाउंड लिखेंगे वो हो जाएगा ग्रीन विट्रियल, ये हो जाएगा FeSO4.7H2O, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर आपको मैंने मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स के मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिए, इसलिए आप जल्दी से बता पाओगे कि इनमें से आइसोमॉर्फिज्म कौन शो कर रहा है कौन शो नहीं कर रहा। अगर मैं मान लीजिए आपको सिर्फ ये नाम देता, ब्लू विट्रियल, व्हाइट विट्रियल, ग्रीन विट्रियल और एप्सम सॉल्ट, तो आप कौन सा टिक कर दे, सबसे अलग कौन सा लग रहा है, एप्सम सॉल्ट लग रहा है सबसे अलग। अब जब सबसे अलग लग रहा है तो आप यही टिक करते, लेकिन आंसर क्या आता, गलत। मतलब क्या मिलता आपको, -1। तुक्का कभी मत भिड़ा लेना है इनऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक में तुक्का भिड़ाया तो मोस्ट प्रोबेबली 100% भी कह सकते हो गलत ही होना है, ठीक है साहब। तो अब बात कर लेते हैं ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला CuSO4.5H2O, 5 है इसमें। व्हाइट विट्रियल के अंदर क्या है, ZnSO4.7H2O, 7 वाटर क्रिस्टलाइन है। एप्सम सॉल्ट के अंदर क्या बात करें, MgSO4.7H2O है, ठीक है। तो ये वाटर ये क्रिस्टलाइन वाटर है वो सेम है। ग्रीन विट्रियल की हम बात करते हैं FeSO4.7H2O, तो ये 7H2O क्या हो रहा है, तीनों के अंदर सेम आ रहा है, इसमें और इसमें जब सेम आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। और जो ब्लू विट्रियल होगा वो आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं अपन जितनी भी एलम्स होती है ना, जिसे शायद फिटकरी कहते हैं, आई थिंक सो। तो जो एलम्स होती है वो सारी की सारी क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म होती है, आइसोमॉर्फिज्म को शो करेगी। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फिज्म इन नेचर, ठीक है साहब। मैं सूडो एलम्स की बात नहीं कर रहा हूं, एलम्स की बात कर रहा हूं। अब एलम्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों बात कर लेते हैं अपन एलम के फॉर्मूले की। अब यार एलम का फॉर्मूला आपको दिया जाएगा तो आपको पता तो रहना चाहिए कि यार ये एलम का फॉर्मूला है कि नहीं है, ठीक है साहब। तो बात कर लेते हैं M2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, और .24H2O। अब जो यहाँ पे M2 है ना, ये क्या है, एक मोनोवेलेंट कैटायन है। पहली बात तो यहाँ पे डाइवेलेंट नहीं होना चाहिए या कोई सा भी और दूसरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ मोनोवेलेंट कैटायन होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। और M2 और ये जो
मेटल होगा ये क्या होना चाहिए, ट्राइवेलेंट होना चाहिए, ठीक है साहब। और 24H2O ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 24H2O को और किसी से रिप्लेस कर दो, 12H2O से रिप्लेस कर दो। क्वेश्चन में कर सकता है, एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, उसकी मर्जी बढ़े, हाथी घोड़ा चीता शेर बंदर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी की, ठीक है साहब। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब मैंने एक आयनिक कंपाउंड को किसमें, वाटर में डिसॉल्व किया, अब आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, वाटर में जाके टूटेगा। अब वो एनाइन में टूट गया और कैटाइन में टूट गया, ठीक है। अब जो ये एनाइन वाला पार्ट होता है ना, ये जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई सा भी X माइनस है, तो उसको क्या करेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको ऐसे घेर लेंगे, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे, हाइड्रोजन इसकी तरफ आ जाएगा, मतलब ठीक है, ठीक है। इसको क्या कर लिया, घेर लिया, तो ये क्या हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। ऐसा ही क्या होगा, कैटाइन जो होगा अपना N+ मान लीजिए, तो उसी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भाई साहब, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे ही इसके चारों तरफ ये क्या हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इसका हाइड्रेशन हो गया। इसके दौरान ये जो इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे एक प्राइमरी स्फीयर भी बनता है, सेकेंडरी स्फीयर भी बनता है, वो आगे की बात है, कोऑर्डिनेशन के अंदर हम डील करेंगे, ठीक है सर। तो अब बात कर लेते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है। हाइड्रेशन समझ में आ गया, डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। हमेशा बात ध्यान रखना, जो भी हमने बात करी थी लैटिस एनर्जी की हमने बात करी है, वो भी 1 मोल के बारे में बात करी है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी की हमने बारे में बात करेंगे वो भी 1 मोल के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है साहब। अब एक चीज ये बात ध्यान रखना, जो बॉन्ड हैवर साइकिल हमने पढ़ी थी किसके अंदर, लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन के अंदर जो हमने साइकिल पढ़ी थी उसे हम बॉन्ड हैवर साइकिल कहते हैं। और आप बॉन्ड हैवर साइकिल से कभी भी हाइड्रेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। बात दिमाग में ठूस लेना, दबा लेना उस चीज को, कि आप कभी भी एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप बॉन्ड हैवर साइकिल से हाइड्रेशन एनर्जी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, नहीं निकाल सकते। अपन कभी भी हाइड्रेशन एनर्जी बॉन्ड हैबर साइकिल से नहीं निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी। फिर जो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है ना बच्चों, वो करती है चार्ज के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और क्या साइज की क्या हो जाएगी बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ, चार्ज जितना कैटायन के ऊपर जितना चार्ज है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनायन के ऊपर जितना चार्ज है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हाइड्रेशन एनर्जी है ये जो साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कैटायन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एनायन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल के साथ डील करेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है साहब। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्शन। अब कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो कंडक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे आयंस होते हैं ना वो कितनी जल्दी मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, जो छोटा आयन होगा वो सबसे तेज भागेगा और जो बड़ा आयन होगा वो धीरे धीरे भागेगा। क्योंकि अगर मान लो एक मोटा आदमी है, ठीक है, एक मोटा आदमी है मेरे जैसा और एक है पतला सा आदमी, ठीक है, तो वो भाग रहे हैं, तो भागने में जीतेगा कौन, पतला आदमी जीतेगा। मोटा आदमी तो क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब मोटा आदमी से भागा ही नहीं जाएगा। अब वो भागा नहीं जाएगा तो रेस कैसे जीतेगा, कंडक्शन कैसे कर पाएगा। अब आयंस की हम बात कर लेते हैं, तो मोटा आयन है, एक छोटा आयन है, तो छोटा आयन जल्दी से कंडक्शन कर देगा, और जो मोटा आयन है वो कंडक्शन नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी एज कंपेयर टू दैट छोटा आयन, ठीक है। तो अब उसको बात कर लेते हैं कि ठीक है। अब बात करें तो आपके सामने लिख रखा है NaCl, KCl, रुबिडियम Cl एंड सीजियम Cl, सीजियम क्लोराइड। तो अब बात कर लेते हैं जो NaCl है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, मैंने यहाँ पे मोल्टन लिखा हुआ है, तो मोल्टन के अंदर कोई भी एक्वस स्टेट नहीं है, मतलब कोई भी पानी वानी की चीज बात नहीं होगी, जो साइज है आयन की वही रहेगी। मतलब यहाँ पे जो क्लोराइड है, क्लोराइड तो फिक्स है, तो इस क्लोराइड को छोड़ो, जो डिफरेंस क्रिएट करेगा करने वाला कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये करने वाले डिफरेंस क्रिएट। अब बात कर लेते हैं Na+ की साइज ज्यादा बड़ी होती है कि पोटेशियम की। अब अपन क्या जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हे ली ना की रब से फरियाद, हे ली ना की रब से फरियाद, FR, ठीक है।
अब बात करें अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। जब साइज बढ़ेगी तो कंडक्शन क्या होगा, कम। तो कंडक्शन कम तो ऑर्डर आएगा मोल्टन स्टेट के अंदर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन NaCl, KCl, रुबिडियम Cl, सीजियम क्लोराइड और एक्वस स्टेट के अंदर। अब क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। अब जब हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर आएगा अपने, तो अपन ने क्या लिखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन की साइज, क्योंकि एनायन तो अपना फिक्स है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Na प्लस पोटेशियम, ये साइज बढ़ती जा रही है। साइज बढ़ती जा रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होगी। मतलब जो हमारा जो सीजियम क्लोराइड है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल कम सराउंड करेंगे। मतलब कम सराउंड करेंगे तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा, इसका जो इस कैटायन का जो बनेगा स्ट्रक्चर वाटर के अंदर, वो छोटा बनेगा एज कंपेयर टू सोडियम। क्योंकि सोडियम को क्या हो गया, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल कवर कर लेंगे। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जब कवर कर लिया, ऐसा स्ट्रक्चर हो गया सोडियम का, ठीक है साहब, दिख रहा है ना, इतना मोटा सा, ठीक है। तो अब इतना मोटा हो गया तो भागेगा कैसे, ऐसे भागेगा, भाग ही नहीं पाएगा। अब भाई साहब सीजियम क्लोराइड क्या बोला, हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज हुई मतलब छोटा सा, मतलब इत्तू सा मान लीजिए। अभी इत्तू सा है ये, तो इतना तेज भागेगा, ये जल्दी निकल जाएगा, कंडक्शन ज्यादा तेज होगा। बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब कंडक्शन ज्यादा होगा तो एक्वस स्टेट के अंदर तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन ज्यादा किसका होगा बच्चों, आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लार्जेस्ट साइज इन एक्वस स्टेट के अंदर, ठीक है। एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिथियम प्लस दे रखा है, बेरिलियम प्लस दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस 2 दे रखा है, पोटेशियम प्लस दे रखा है। अब बात कर लेते हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, ठीक है। अब चार्ज के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे छोटा किसमें हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम प्लस 2, ठीक है। बेरिलियम प्लस 2 सबसे छोटा हो जाएगा, चार्ज भी सबसे ज्यादा इसी का ही है। तो आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा साइज में कौन हो जाएगा, बेरिलियम प्लस 2। बच्चों सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा एक्वस स्टेट के अंदर बेरिलियम प्लस 2 इन चारों में से, ठीक है। अब बात करेंगे हम दूसरे टॉपिक की, जो कि क्या है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है साहब। आज का बच्चों जो लास्ट टॉपिक है अपना है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का साहब बच्चों मतलब क्या है, अब ये क्या है, एक पावर है सॉल्वेंट की। किसकी पावर है, सॉल्वेंट की, कि जो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर देता है किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये बताएगा कि कितना ज्यादा पोलर है हमारा सॉल्वेंट और कितना कम है हमारा सॉल्वेंट, कितना कम पोलर है, ठीक है। तो ये क्या है, टेंडेंसी है ये सॉल्वेंट की। पहली बात तो ये नोटिस कर रहे हैं आप, ये सॉल्वेंट की टेंडेंसी है, ठीक है। पार्टिकल्स टू ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन और एनायन। जो कैटायन और एनायन है, जैसे अपना सोडियम क्लोराइड है, ठीक है साहब, उसको मैंने क्या किया, बेंजीन में डाला एक तो, और एक डाला मैंने वाटर के अंदर। अब वाटर क्या है हमारा, पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है। वाटर पोलर कंपाउंड है, ओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है साहब। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है, ये ऑक्सीजन अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अब जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये एनायन के साथ अट्रैक्शन फॉर्म करेगा, और जो हमारा ये है कैटायन है हमारा, वो एनायन के साथ अट्रैक्शन फॉर्म करेगा, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये क्या करेगा, जो NaCl के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देगा। उसको तोड़ने के बाद, क्योंकि टूटेगा तभी जब जाके भाई साहब कोई खींचेगा तभी तो बॉन्ड तोड़ सकते हो ना, ऐसे ही टूटेगा, नहीं तो टूट ही नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, बेंजीन ले लिया। बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर होता है। बेंजीन क्या है हमारा, नॉन पोलर है। अब जब ये भाई साहब नॉन पोलर है तो ये अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, ना कैटायन को अट्रैक्ट करेगा ना एनायन को अट्रैक्ट करेगा। तो NaCl ऐसे का ऐसे ही जाके नीचे सेटल हो जाएगा भाई साहब। बेंजीन के अंदर NaCl डिसॉल्व ही नहीं होगा। वहां पे अगर मैंने पानी के अंदर NaCl घोला के देखते हैं, अपन जनरली देखते ही हैं घरों के अंदर कि NaCl डाला, घुलाया और 1 सेकंड में डिसॉल्व हो गया। क्यों हो गया साहब, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का वो बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है साहब, 81। कितना है, 81 है साहब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों, 0, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एग्जांपल की, एक और एग्जांपल की, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बच्चों एक क्वेश्चन की, ठीक है। उससे पहले एक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि कंसेप्ट क्या बोलता है साहब। जो पोलरिटी होती है ना सॉल्वेंट की, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा।
अब जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी आयनिक कंपाउंड की, यहाँ पे ये क्या लिखा है, आईसी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हो गया आयनिक कंपाउंड, तो इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ, पोलरिटी बढ़ेगी, पोलरिटी बढ़ा तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा तो मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं अपन एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो इस मैक्सिमम इन, अब यहाँ पे आपको दे रखा है मेथेनॉल, एथेनॉल, एसीटोन और ईथर, ठीक है साहब। अब क्या हो रहा है, अब बात क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये एक ही ग्रुप, ये एक ही ग्रुप क्या है, नॉन पोलर है। यहाँ पे दो नॉन पोलर ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे भी दो नॉन पोलर ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ पे ईथर के पास, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है कार्बन, यहाँ पे कम से कम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज होगा कार्बन, ठीक है, तो पोलर कंपाउंड है ये। लेकिन ये भाई साहब थोड़े कम पोलर होते हैं, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, इसकी, जो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये मैं आपको वैल्यू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले से, या कौन सा है के अंदर नॉन पोलर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ज्यादा है, ठीक है, तो इसका आगे अप्रोक्सीमेटली 37 होती है इसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू, ई आर की वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, इसकी होती है 27, इसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 21, और इसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 4.1, ठीक है साहब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4.1, तो सबसे कम किसकी वैल्यू है, इसकी कम वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट सबसे कम इसी की है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड इसमें सबसे कम डिसॉल्व होगा। मैक्सिमम डिसॉल्व किसके अंदर होगा, जिसके अंदर एप्सिलॉन आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो वो किसकी है बेटा, फर्स्ट की। अब बात कर लेते हैं अपन यूनिवर्सल सॉल्वेंट की। अब यार जो हमारा पानी है ना, वो ऐसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट काम करता है। अब पानी को ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है सर, मतलब यार उससे ज्यादा HF है, H2SO4 है, H2O2 है, इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, 120, 102, 93, 81, ठीक है। वाटर तो 81 पे आ रहा है, उससे पहले तो 3 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब यार ये अपने यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों नहीं हुए, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर भी वाटर होता है, वो एज रिएक्शन इंटरमीडिएट काम करता है। अगर वाटर नहीं है तो अपनी बॉडी ही नहीं काम करेगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70% से 60% अपनी क्या है, बॉडी में वाटर है, ठीक है साहब। तो अब बात कर लेते हैं कि यार उसे हम यूनिवर्सल क्यों कहते हैं और इन्हें हम यूनिवर्सल क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं अपन NaBr की। सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है, सॉल्टी है, H2SO4 है, तो उसमें डिसॉल्व तो हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोलरिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आयंस को सेपरेट कर देगा। अब सेपरेट करने के बाद Na+ में टूट गया, Na+ में टूट गया और Br- में टूट गया। अब क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो, और जो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो, ठीक है सर। रिड्यूसिंग एजेंट तो वो होगा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा। अब ये क्या है, H2SO4 है, H2SO4 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, ठीक है, +6 है बच्चों, आती है ना निकालने ऑक्सीडेशन स्टेट। अपन इसको आगे डील करेंगे अच्छे से, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कंप्लीट बात करेंगे। हमारा जो Br- है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, -1 के अंदर है। अब ये जब -1 के अंदर है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, इसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता, मतलब इससे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते इसमें। लेकिन इसके अंदर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये भाई साहब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जब ये बात हो रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे जब दोनों है तो दोनों क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। जब ये रेडॉक्स रिएक्शन शो करेंगे तो जो Br- है वो Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों मेरे को क्या करना था, सिर्फ डिसॉल्व करना था, यहाँ तो बहस की रिएक्शन हो गई। ये तो भाई साहब ने तो प्रोडक्ट ही बदल दिया, ये तो चाहिए ही नहीं था मुझे। अगर मैं इसके अंदर पानी डालता तो किसमें टूटता, Na+ और Br- में, इतने में टूटता, लेकिन भाई साहब ने तो Br2 में कन्वर्ट कर दिया, ये तो चाहिए ही नहीं मुझे। तो अपने वाटर जो होता है वो एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट काम करता है, और ये जो तीनों होते हैं ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट काम नहीं करते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मेरे साथ जुड़ने के साथ ठीक है। और बात करते हैं अपन, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज जो बच्चे कैपेबल नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग, उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को, बाय।